नमस्कार। आपको देश में चल रहे फार्म बिल या एग्रीकल्चर बिल के ऊपर चल रहे प्रोटेस्ट के बारे में पता ही होगा और ये प्रोटेस्ट रुकने का नाम नहीं ले रहे। ऐसी उम्मीद थी कि होम मिनिस्टर के साथ मीटिंग के बाद चीज़ें सुधरेगी, पर अब लग रहा है कि प्रोटेस्ट और भी आगे बढ़ने वाला। जितना जितना ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ रहा है उतना ही कन्फ्यूजन भी बढ़ रहा है, उतना ही ज़्यादा डिबेट भी हो रहा है। दोनों साइड में कन्फ्यूजन है। एक साइड ये कह रहा है कि ये तो प्रो फार्मर है, फार्मर्स के भले के लिए, और ये अर्ली 1990s में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया था उसी का एक्सटेंशन है एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए। और दूसरा साइड ये कह रहा है कि ये तो एंटी फार्मर है, फार्मर्स को हैरेस किया जा रहा है और पूरे एग्रीकल्चरल सेक्टर को खराब करके रख देगा, जो कि बहुत ही गलत है। आज के टाइम पॉलिटिकल पार्टीज ने तो और कंफ्यूजन बना कर रखा है, कभी वो यहाँ आते हैं तो कभी उधर जाते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती। मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। आज के टाइम ओपन मार्केट के खिलाफ कांग्रेस सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रही है, पर अपने टाइम में उन्होंने ही ऐसी पॉलिसीज लाए थे जो ओपन मार्केट को प्रमोट कर। इंटरेस्टिंगली उस टाइम पे बीजेपी इसके खिलाफ थी। उस टाइम महाराष्ट्र में विलासराव देशमुख जी की सरकार थी जो कांग्रेस की तरफ से थे। उनको एनसीपी ने सपोर्ट किया था ओपन मार्केट को प्रमोट करने के लिए, और वही एनसीपी आज के टाइम हाथ खड़े कर दिया। शिवसेना की बात करें तो शिवसेना ने लोकसभा में एनडीए का सपोर्ट किया था इस बिल को पास कराने में, और अभी राज्यसभा में आते ही उन्होंने भी हाथ खड़े कर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पॉलिटिकल व्यूज से दूर रहिएगा, क्योंकि जितना आप सुनेंगे उतना ही कंफ्यूज होते रहेंगे, क्योंकि बहुत ही बायस हो जाते हैं। डीएमके, आरजेडी और सीपीएम के कुछ मेंबर्स ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला है कि इन तीनों बिल को खारिज कर दिया जाए, क्योंकि ये तीनों बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेके बात करेंगे कि ये जो बिल्स है अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहाँ से हो सकते हैं और कहाँ से नहीं हो सकते। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो पूरे एंड तक देखिए, तभी कोई व्यू पॉइंट बनाइएगा। और अगर आप भारत में रहते हैं तो ये पूरा मैटर जो है आपको कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से आज नहीं तो कल प्रभावित जरूर करेगा। 2016 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक स्पीच दिया था बरेली में। उन्होंने ये कहा था कि उनका एक एम है कि 2022 तक सारे फार्मर्स का इनकम डबल हो जाना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी ईजी नहीं रहेगा। उन्होंने 7 स्टेप सामने रखे थे और कहा था कि ये 7 स्टेप अगर फॉलो किए गए तो फार्मर्स का इनकम बढ़ सकता है। उनमें से एक स्टेप था ओपन मार्केट को प्रमोट करना। ओपन मार्केट को प्रमोट करने से ये होता है कि फार्मर्स के पास एक ऑप्शन होता है कि वो अपने ट्रेडिशनल वे से बाहर हटके अपना इनकम बढ़ा सकते हैं पूंजीवाद के हेल्प से। इसमें कोई जोरदस्ती नहीं है, वो चाहे तो अगर उनको डर है कि किसी चीज से उनको प्रॉब्लम हो सकता है तो वो इसको ज्वाइन ना करें। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल कब होता है। कोई भी चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल तब होता है जब कोई भी बिल या लॉ डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कन्फ्लिक्ट में आ जाए, तो उसको खारिज कर दिया जाता है। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। मिड 1980s में एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ था कि आईपीसी 309 आपको ये कहता है कि अगर आप सुसाइड करने का ट्राई करेंगे तो आपको 1 साल का जेल हो जाएगा। वही आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप जो फ्रीडम टू लिव है ये कहता है कि आपको जीने का हक है। तो अगर जीने का हक है तो आपको मरने का भी हक होना चाहिए। तो इस कन्फ्लिक्ट के कारण वो आईपीसी सेक्शन हटा दिया गया, पर बाद में फिर कॉन्स्टिट्यूशन को फिर से थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया और फिर से उसको 1990s में लाया गया कि आपको जीने का तो हक है, पर आप सुसाइड नहीं कर सकते। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है जो ये शो करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर रखा जाता है। पर हाँ, ओवर द टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में छोटे छोटे मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, पर उसका बेस नहीं हिल सकता। तो थोड़ा विस्तार में समझ लेते हैं कि कैसे कोई भी बिल या फिर लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जाता है। उसके लिए 2 तरीके हैं। पहला, अगर वो लॉ या फिर बिल डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के लिखित के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए तब उसको हटा दिया जाता है। दूसरा, अगर लिखित सही भी है तो अगर उस बिल को पास कराने के प्रोसीड्यूर या फिर प्रक्रिया में कोई भी प्रॉब्लम है लीगली, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जा सकता है। तो पहले हम कंटेंट को लेकर बात कर लेते हैं। कब कहा जाएगा कि कोई भी बिल या लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के लिखित के साथ कन्फ्लिक्ट में आ चुका है? तो पहला चीज आपको देखना जरूरी है कि आपका जो नया बिल है या फिर जो लॉ है वो आर्टिकल 13 के फंडामेंटल राइट के साथ कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है कि नहीं। फंडामेंटल राइट के साथ आज के टाइम पे कोई भी इसको लेके इतना क्वेश्चन नहीं कर रहा, कोई भी ये नहीं कह रहा कि ये फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट कर रहा है। पर हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है आगे जाके कि कोई बोले कि इस बिल के कारण मेरे लाइफस्टाइल में फर्क पड़ा और मेरे लाइफस्टाइल के कारण मेरे फंडामेंटल राइट पे फर्क पड़ गया। पर आज के टाइम पे इसको लेके इतना कन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं हुआ है, तो हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो दूसरी चीज को लेके बात कर लेते हैं, वो है राज्य विधायी शक्तियां, जिसको स्टेट लेजिस्लेटिव पावर्स भी बोलते हैं। आर्टिकल 246 में 3 लिस्ट दिए हुए हैं। पहला, यूनियन लिस्ट। उनमें वो सब चीजें हैं जिनमें सेंट्रल रूल बना सकता है, स्टेट उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। दूसरा लिस्ट है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में वो सब चीजें हैं जहां पे स्टेट बना सकता है रूल, सेंट्रल नहीं बना सकता। तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट और यूनियन या फिर सेंट्रल मिलके रूल बना सकते हैं, दोनों बना सकते हैं। फिर आता है आर्टिकल 254। आर्टिकल 254 ये कहता है कि जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें अगर कोई चीज है
और सोचिए कि किसी भी मैटर में स्टेट ने भी लॉ बना दिए और सेंट्रल ने भी लॉ बना दिए, तो हमेशा सेंट्रल का सुप्रीमेसी होगा और सेंट्रल के रूल को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा देन स्टेट के रूल से। तो पहले हम स्टेट लिस्ट की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 14, 26 एंड 27 ये कहता है कि एग्रीकल्चर, उसका ट्रेड एंड कॉमर्स जो बिजनेस वाला पार्ट है और उसका जो प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन है, सब स्टेट लिस्ट में आता है। तो अगर स्टेट लिस्ट में आता है तब तो ये गलत हो गया क्योंकि सेंट्रल ने इस पे रूल बना दिया। दैट मीन्स ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए। पर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, 1950s में नेहरू जी को ये लगा कि उनको पूरे देश में लैंड रिफॉर्म्स कराने हैं देश के इंप्रूवमेंट के लिए, पर उनको ये लग रहा था कि स्टेट के थ्रू जाते जाते चीज़ें बहुत स्लो हो रहा है। तो 1954 में उन्होंने 4th अमेंडमेंट करा दिया, जिससे क्या हुआ कि उन्होंने कॉन्क्वेंट लिस्ट के 33 में ये डाल दिया कि अब से एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन जो है एग्रीकल्चर का, वो सारा का सारा कॉन्क्वेंट लिस्ट 33 में रहेगा। और स्टेट लिस्ट में अब ये हो गया कि सारा पावर स्टेट के पास है, पर एज लॉन्ग एज वो कॉन्क्वेंट लिस्ट के 33 को कन्फ्लिक्ट ना करें। तो इससे ये हुआ कि सारा पावर धीरे करके सेंट्रल में ट्रांसफर हो गया स्टेट से, और उसका फायदा उसके बाद के सेंट्रल गवर्नमेंट्स लिए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है इस कॉन्क्वेंट लिस्ट 33 के कारण एनडीए गवर्नमेंट ने जो आज के टाइम में 3 बिल्स बनाए हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रूफ करना बहुत मुश्किल होगा। तो अभी हमने बात कर लिया कि कंटेंट को लेके तो इस बिल पे क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल है। हाँ, प्रोसीड्योर को लेके क्वेश्चन कर सकते हैं क्योंकि इसको लेके बहुत बवाल मच चुका है कि जिस तरीके से इन बिल को पास कराया गया है। तो इसको और विस्तार में समझने के लिए पहले हम ये समझते हैं कि ऑर्डिनेंस क्या होता है। ऑर्डिनेंस, जिसको अध्यादेश भी बोलते हैं, भारत के प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो ऑर्डिनेंस या अध्यादेश को पास करा सकती है, पर वो उसी टाइम हो सकता है जब कोई इमरजेंसी हो या फिर पार्लियामेंट नहीं बैठ रहा। तो इस कोविड के टाइम पे जब पार्लियामेंट नहीं बैठ रहा था तब एनडीए ने राष्ट्रपति की मदद से इन बिल्स को पास करा लिया और इनको लॉ में जून में कन्वर्ट करा दिया। पर उसमें एक रूल ये है कि ये ऑर्डिनेंस या फिर जो अध्यादेश है वो अगले पार्लियामेंट्री सेशन, जो इस बार सितंबर में था, मानसून सेशन, उसमें पास हो जाना चाहिए। अगर नहीं होगा तो ये बिल खारिज हो जाता है। तो ये अगर कोई बिल प्रेसिडेंट ने पास करा दिया और बाद में वो पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ तो ये सरकार के लिए थोड़ी शर्म की बात हो जाती है। तो लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में एनडीए को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि एनडीए वैसे भी वहाँ पे काफ़ी मेजोरिटी में है, तो वहाँ पे बिल आराम से पास हो। राज्यसभा में आते ही प्रॉब्लम क्रिएट हुआ क्योंकि वहाँ पे एनडीए मेजोरिटी में नहीं है, और एनडीए वहाँ पे मेजोरिटी में नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी ऑपोजिशन मेजोरिटी में है। दोनों के ऑलमोस्ट 105 के करीब वोट थे और बाकी के जितने लोग थे वो एब्सेंट थे कोविड के चक्कर में। मेजर प्रॉब्लम शुरू हुआ जब ऑपोजिशन ने ये कहा कि एक सिलेक्ट कमेटी के पास भेज देते तीनों बिल जो इसको एनालाइज करेगी और प्रोज एंड कॉन्स का रिपोर्ट सबमिट करेगी, पर एनडीए ने उसको रोक दिया स्पीकर के साथ मिलके। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि ये बिल अगर सिलेक्ट कमेटी के पास जाता है तो वो मानसून सेशन खत्म हो जाएगा तब तक उनके रिपोर्ट आते आते, तो ये बिल तो वैसे भी खारिज हो जाएगा। तो उन्होंने इसको रुकवा दिया जो उनके पावर में आता है क्योंकि वो राज्यसभा में एक मेजर पार्टी है। एक मेजर प्रॉब्लम वोटिंग सिस्टम को लेकर भी क्रिएट हुआ। उस दिन जो वोटिंग सिस्टम सेलेक्ट किया गया है वो था वॉइस वोटिंग सिस्टम। वॉइस वोटिंग सिस्टम पूरा का पूरा स्पीकर के परसेप्शन पे डिपेंड करता है। अगर स्पीकर को लगा कि ज़्यादातर लोगों ने हाँ कहा है तो बिल पास हो जाता है, ज़्यादातर लोगों ने ना कहा है तो बिल कैंसिल हो जाता है। उस दिन स्पीकर को लगा कि बिल पास हो जाना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने हाँ कहा, जिसको लेके ऑपोजिशन बहुत गुस्से में थी कि इतने इंपॉर्टेंट बिल को वॉइस वोटिंग से कैसे करा सकते हैं। तो सेंट्रल ने ये तर्क रखा कि नॉर्मल वोटिंग यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि उसके लिए एक प्रोविजन है कि सारे मेंबर्स को अपने सीट पे होना चाहिए, पर कोविड के चक्कर में सब लोग अपने डिस्टेंस में थे और कुछ लोग तो एक्स्ट्रा में बैठे हुए थे। तो वॉइस वोटिंग एक सोल्यूशन है। तो लीगली मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में ये प्रूफ करना बहुत मुश्किल होगा कि ये प्रोसेस वॉइस वोटिंग गलत है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आर्टिकल 122 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर ही नहीं है कि वो पार्लियामेंट के प्रोसीड्योर को लेके क्वेश्चन कर सके। तो अगर ऑपोजिशन इन बिल को प्रोसीड्योर के हिसाब से चैलेंज करेगी तो सुप्रीम कोर्ट शायद इसको एंटरटेन भी ना करे। तो अगर हम मान भी ले कि एनडीए राज्यसभा में मेजोरिटी में नहीं है तो बिल वहां से पास नहीं होता, वो वहां पे रुक जाता या फिर उस दिन वोटिंग ही नहीं होता। तो एनडीए क्या करती, लोकसभा और राज्यसभा के स्पीकर के साथ मिलकर कम से कम 4-5 दिन में एक ज्वाइंट मीटिंग बुला लेती है जिसे ज्वाइंट सिटिंग भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि राज्यसभा और लोकसभा के सारे मेंबर्स इकट्ठा होते हैं और फिर उस पर वोटिंग होता है, टोटल मेंबर्स के ऊपर वोटिंग होता है और फिर उस पर जो मेजोरिटी लेता है फिर बिल पास हो जाता है। तो एनडीए गवर्नमेंट एक ज्वाइंट सिटिंग तो 4-5 दिन में बुलाई लेती। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि लोकसभा में 543 सीट्स है और राज्यसभा में 242, तो टोटल हो गए 785 सीट्स। अब 785 में मेजोरिटी को भी बिल पास कराने के लिए 393 सीट्स चाहिए और लोकसभा में अकेले ही एनडीए के पास 350 से ज़्यादा सीट है और राज्यसभा में 100 से ज़्यादा। वर्स्ट केस में भी 400 से ज़्यादा सीट तो उनको मिलना ही था, तो ये बिल कुछ भी हो जाए पास होगा ही। तो आप ये कह सकते हैं कि ज्वाइंट सिटिंग तक जाना चाहिए था और हो सकता है कुछ एमपी इसके खिलाफ वोट कर देते थे और एनडीए हार जाती, पर ऐसा मुश्किल है क्योंकि 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करता है और एंटी डिफेक्शन लॉ ये कहता है कि जो अपने एलिजेंस चेंज करेगा उसका पार्लियामेंट्री सीट भी गायब हो सकता है या फिर पार्लियामेंट्री सीट छीन लिया जा सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि एनडीए किसी भी एंगल से ये बिल पास बिना कराए रहती।
तो मुझे लगता है कि कंटेंट और प्रोसीड्योर के हिसाब से तो सुप्रीम कोर्ट इस पे क्वेश्चन नहीं करेगा। पर हाँ, आप मॉरल ग्राउंड पे इस पे ज़रूर क्वेश्चन कर सकते हैं, पर मुझे ये लगता है कि मॉरल ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट नहीं देगा। तो आपको क्या लगता है? अगर मैंने कोई चीज़ मिस की है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, उसको लेके हम फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। जय हिंद।